नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए कंप्लीट वन शॉट वीडियो आप सभी को कराने वाला हूं। एक ऐसी वन शॉट वीडियो जिसमें सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक मात्र एक ही वीडियो में खत्म करूंगा। यह वीडियो पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि जिस दिन आपका पेपर होगा आपको पता चलेगा क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपको अधिकतर क्वेश्चन हमारी इन्हीं वीडियो से डायरेक्ट छपे मिल जाएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं वो सभी क्वेश्चन सिलेबस के अंतर्गत ही कराता हूं, क्योंकि सिलेबस से बाहर पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। रही बात इन क्वेश्चन की, ये सभी क्वेश्चन पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन ले लिए गए हैं। बात करें एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की ऐसी इंपॉर्टेंट लाइनें जहां से हमेशा क्वेश्चन बने हैं और बनने लायक लाइनें थी, उन सभी से मैंने यहां पर क्वेश्चन बना दिए हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। रही बात ऐसे क्वेश्चन की जो हमेशा पूछे जाते हैं, जुड़े हुए क्वेश्चन, क्वेश्चन के अतिरिक्त उनसे बहुत सारी जानकारी, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बता करके चलूंगा, ताकि पेपर देने से पहले एक अंतिम रिवीजन आपका इन क्वेश्चन के माध्यम से होता हुआ चले। इसलिए यह वीडियो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी और पेपर के दिन अधिकतर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित महरौली के लौह स्तंभ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, दिल्ली का जो कुतुब मीनार परिसर है ना, वहां पर महरौली का लौह स्तंभ है, उसके बारे में। इसकी ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर और वजन 3 टन से अधिक है। इस पर चंद्र नाम के राजा का उल्लेख है, जो संभवतः गुप्त वंश से संबंधित थे। लगभग 1500 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसमें आज तक जंग नहीं लगा। ए, बी और सी सभी। इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ विकल्प, कुतुब मीनार परिसर में स्थित महरौली के लौह स्तंभ के बारे में। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है, वजन 3 टन से अधिक है। चंद्र नाम के राजा का उल्लेख यहाँ पर मिलता है, जो संभवतः गुप्त वंश से संबंधित थे। 1500 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक इस महरौली के लौह स्तंभ में जंग नहीं लगा है, ठीक है ना। और पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। यहाँ पर कहता है, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु की प्रकृति के संदर्भ में कथन ए तथा आर पर विचार कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में कहा है, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु की प्रकृति। जहां पर कम तापमान होता है वहां पर वायु की कैसी प्रकृति होती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, बात यहां पर करेक्ट हो जाएगी। जहां पर टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर लो होगा, वहां पर वायु ठंडी होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और ठंडी वायु भारी होती है और नीचे की ओर बैठती है। अगर मैं गर्म वायु की बात करूं, गर्म वायु कहां पर होगी, जहां पर आपका तापमान जो होगा, तापमान जहां पर अधिक होगा, तापमान प्लस में होगा, अधिक होगा, वहां पर गर्म वायु होगी। और जो गर्म वायु होती है ना, गर्म वायु सदैव ऊपर जाती है, ऊपर उठती है, ऊपर उठती है गर्म वायु, जबकि ठंडी नीचे बैठती है, क्योंकि ये भारी होती है। और कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, ठीक है ना। तो दोनों बातें यहाँ पर कैसी हो जाएंगी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट होगा। ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। और इस क्वेश्चन से जुड़े अलग अलग प्रकार के भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चन की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, निम्न दाब क्षेत्र। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम से जुड़ा है। ये इंपॉर्टेंट है आपका निम्न दाब क्षेत्र। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे गए हैं। निम्न दाब क्षेत्र कहाँ पर बनता है, जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है, वहाँ की वायु गर्म होती है। वायु गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो बादलों का निर्माण होगा, बादल होंगे, आकाश होगा, नम मौसम होगा, ठीक। अब बात करते हैं उच्च दाब क्षेत्र की। उच्च दाब क्षेत्र कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है और भारी वायु नीचे बैठकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। तो उच्च दाब के कारण आकाश स्वच्छ होता है,
क्योंकि जो वायु होती है वो नीचे बैठ जाती है, आकाश में पहुंच नहीं पाती है, इसलिए आकाश यहाँ पर स्वच्छ होता है। यहाँ पर कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए। तीसरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, इसे पवन कहते हैं। पेपर में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है पवन कैसे बहती है, तो पवन कैसे बहती है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन बोलते हैं, पवन ऐसी बहती है। और जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। ये दोनों बातें कैसी हो जाएंगी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी, पहला वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पेपर में एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, ये रहा, पवनें उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर बहती हैं, उच्च से निम्न की ओर बहती हैं। और पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है। ठीक, दोनों बातें यहाँ पर भी आपकी करेक्ट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, डॉक्टर BR अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है, मिल्पा किस देश क्षेत्र में स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम है? ब्राजील, मलेशिया, मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका, वियतनाम। क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका में मिल्पा बोलते हैं स्थानांतरी कृषि को। भारत में इस खेती को क्या बोलते हैं? भारत में इस खेती को स्थानांतरी के नाम से भी जाना जाता है, झूम खेती के नाम से भारत में इसको जानते हैं, है ना, झूम खेती के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बातें आपको जान लेना उपयोगी रहेगा। ब्राजील में इसे रोका बोलते हैं, ब्राजील में क्या बोलते हैं? रोका बोलते हैं। मलेशिया में इसे लादांग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लादांग के नाम से मलेशिया में जाना जाता है। ठीक, वियतनाम का कोई अता पता नहीं। मैक्सिको और अमेरिका में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। पेपर में इन पॉइंटों से हमेशा क्वेश्चन बना है, ठीक है ना, कई सारे पेपर में पूछे जा चुके हैं। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, स्थानांतरी कृषि के नाम। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में बोलते हैं, मिल्पा मैक्सिको मध्य अमेरिका में बोलते हैं, रोका ब्राजील में बोलते हैं, लादांग मलेशिया और इंडोनेशिया में बोला जाता है। यहाँ से बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानांतरी कृषि आखिर होती क्या है। यहाँ पर इस पॉइंट को भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा स्थानांतरी कृषि आपकी होती क्या है। वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है, मक्का, रतालू, आलू, कसावा को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरी कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी बोला जाता है। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में यह खेती आपकी प्रचलित है, ठीक है ना। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी और पेपर में यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थानांतरी कृषि के अन्य नाम, झूमिंग कहाँ पर बोलते हैं? उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग बोला जाता है। मिल्पा कहाँ पर बोलते हैं? मैक्सिको और मध्य अमेरिका में बोलते हैं। रोका ब्राजील में बोला जाता है, लादांग मलेशिया और इंडोनेशिया में बोला जाता है। यहाँ से पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। एक तो अभिकथन कारण के रूप में पूछा गया है पेपर में क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। झूम खेती घुमत्तू खेती है। घुमत्तू का मतलब होता है स्थान बदल कर खेती की जाती है, ठीक है ना, वो आपकी घुमत्तू हो गई। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों के बड़े बड़े भूखंडों पर की जाती है, क्योंकि जंगलों को काट कर जलाया जाता है, ठीक है ना। जो राख होती है उर्वरक का काम करती है। ठीक, दोनों बातें यहाँ पर आपकी करेक्ट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन स्थानांतरी कृषि से संबंधित यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है, यह तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र में प्रचलित होती है। इसे काटो और जलाओ, कर्तन दहन खेती के नाम से
भी जाना जाता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा बोलते हैं। मिल्पा कहां पर बोलते हैं, मैक्सिको में बोलते हैं और उत्तर अमेरिका में इसको बोला जाता है। और पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है मेरे मित्र, मिल्पा, लदांग, रोका, ये क्या है, ये तीनों तो आपकी स्थानांतरित कृषि के नाम हो जाएंगे। और चीरू क्या है, चीरू एक विलुप्त प्रजाति का नाम यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप अपनी आंखों से, मिल्पा, रोका, लदांग निम्न में से किस प्रकार की कृषि के अन्य नाम है। आपका जवाब होगा स्थानांतरित कृषि के यहाँ पर जवाब हो जाएंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने उससे जुड़े ढेर सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा दिए, ठीक है ना। आपका पेपर देने से पहले रिवीजन आपका पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से जितने भी मित्र पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं उन सभी मित्रों से कहूंगा, जो भी जानकारी मैं आपको यहाँ पर ये अतिरिक्त आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स से आपको जानकारी बता रहा हूँ। नोट्स तो आपने यहाँ पर ऊपर की तरफ देख ही लिए, जो एकदम हाईलाइटेड नोट्स, पेपर देने से पहले पूरा रिवीजन यही नोट्स आपका करा देंगे। इन नोट्स में आपको एक तो कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, दूसरा आपको इसमें कंप्लीट पीवाईक्यू ऑल ईयर्स का मिल जाएगा। पीवाईक्यू इसमें 2011 से 2026 तक के ऑल ईयर्स के आपको मिलने वाले हैं। ये नोट्स आपको मिलेगा कैसे, दिए गए नंबर पर कॉल कर लो 9696400597, इस नंबर पे कॉल कर लो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, तुरंत आपको नोट्स मिल जाएगा। पेपर में बिल्कुल भी टाइम आपके पास नहीं है। अगर आपके पास मात्र 5 से 6 घंटे का टाइम है पेपर देने से पहले, तो भी आप लोग नोट्स को पूरा पढ़ सकते हो। पेपर से पहले एक अंतिम रिवीजन आपका यही नोट्स करा देंगे। अंतिम रिवीजन करने के लिए आपको ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। रही बात इन नोट्स की, इन नोट्स में मैंने आपको पहले भी बताया कंप्लीट नोट्स भी है और इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है। नोट्स में आपका कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री रहेगा, कंप्लीट ज्योग्राफी रहेगा, कंप्लीट पॉलिटी रहेगा, कंप्लीट पेडागोजी रहेगा। कहने का मतलब है 60 नंबर की पूरी एसएसटी आपकी इन्हीं नोट्स से कंप्लीट हो जाएगी। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इसके अतिरिक्त भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। मात्र 299 ऑफर में मैंने इनका प्राइस कर दिया है। नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज एक बार अवश्य आप लोग कर लेना। थोड़ा सा आपका प्राइस कम भी कर दिया जाएगा, लेकिन मैसेज तो आपको करना ही पड़ेगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, रेशम मार्ग सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था। गुप्त शासक, मौर्य शासक, कुषाण शासक, चोल शासक। क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा कुषाण शासक। कुषाण शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाले प्रसिद्ध शासक आपके माने जाते हैं। और उस कुषाण शासक में कौन सा राजा फेमस आपका माना जाता है, कनिष्क। कौन माना जाता है, कनिष्क, ठीक है ना। कनिष्क के टाइम में चरक वैद्य भी हुए थे। कौन हुए थे, चरक वैद्य भी हुए थे। और कनिष्क के टाइम में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी, चौथी नंबर की जो बौद्ध संगीति थी, है ना, चौथी नंबर की, ये कहाँ पर हुई थी, कश्मीर में हुई थी। कहाँ पर, कश्मीर में हुई थी आपकी, ठीक है ना। तो कनिष्क के टाइम में हुई थी, इंपोर्टेंट हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निम्नलिखित में से किन आधारों पर भेदभाव का पूर्ण प्रतिषेध करता है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर। पहला विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर कहता है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रस्ट टू कोर मुख्यतः किन खनिजों से मिलकर बनी है। आंतरिक, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन कौन सी है आपको पता होना चाहिए। सबसे ऊपरी परत को परपटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपटी बोलते हैं। परपटी के नीचे आपकी मेंटल होती है, ठीक है ना, मेंटल होती है। और मेंटल के नीचे कौन सी होती है, क्रोड होती है। सबसे निचली को क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। अर्थात आंतरिक आपसे पूछा है, कहने का तात्पर्य क्रोड के बारे में आपसे पूछा है। क्रोड को निफे के नाम से भी जाना जाता है, निफे के नाम से भी जाना जाता है। मेंटल को सीमा के नाम से भी जाना जाता है। और रही बात परपटी को सियाल के नाम से भी जाना जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है नाम रखने का, मैं बताता हूँ। जो ऊपर की परपटी है ना, इसमें सियाल पाया जाता है। एस आई का मतलब सिलिका, एल का मतलब एल्यूमिना। उसी प्रकार मेंटल में एस आई सिलिका, एम ए मैग्नीशियम। उसी प्रकार सबसे आंतरिक परत क्रोड, जिसमें एन आई
Fe निफे निकिल और फेरस पाया जाता है। यहाँ पर बात भी किसकी की गई है, कोर की गई है, आंतरिक परत की गई है, अर्थात क्रोड की बात की गई है। निफे से मिलकर इसका आपका निर्माण होता है। निफे यहाँ पर दिया गया है, निकिल एवं लोहा इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब सिलिका एल्यूमिना किसमें पाया जाता है, सियाल में, SiAl। बोले तो सबसे ऊपरी परत आपकी हो जाएगी परपटी वाली। सिलिका मैग्नीशियम किसमें हो जाएगा, सीमा, SiMa। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका मेंटल वाली परत, दूसरी परत हो जाएगी, और ये आपकी क्रोड हो जाएगी, सबसे आंतरिक परत यहाँ पर हो जाएगी। ठीक, बातें तीनों यहाँ पर क्लियर आपकी हो चुकी हैं। क्वेश्चन का जवाब थर्ड विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, कहता है 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्रों में किस नाम से जाना गया था। सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन, स्वराज आंदोलन। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से इसको जाना गया था। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था आंध्र वाले क्षेत्र में, तो आंध्र वाले क्षेत्र में इसको वंदे मातरम के नाम से जाना गया था, और ये PYQ क्वेश्चन है, पेपर में आपसे पूछा जा चुका है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, इंपॉर्टेंट, मैं इस क्वेश्चन को कर दूंगा क्योंकि लगातार पूछा जाता है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का पालन क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट है मेरे मित्र, मछली का पालन पूछा है। मछली का पालन को पीसी कल्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर बोलते हैं। बीटी कल्चर बोलते हैं अंगूर की खेती को, अंगूर की खेती को बोलते हैं वीटी कल्चर। सेरीकल्चर बोलते हैं रेशम के कीटों का पालन, सेरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है, साग सब्जी उगाना हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में यही आता है। और एग्रीकल्चर में आपकी खेती की जाती है, हॉर्टिकल्चर उद्यान यहाँ पर कर सकते हैं आप लोग, उद्यान। ठीक, तो राइट आंसर आपका पीसी कल्चर हो जाएगा। और इन क्वेश्चन से जुड़े अन्य प्रकार के भी पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, उन क्वेश्चन की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग इम्पोर्टेंट जानकारी को एक एक करके समझने का प्रयास कीजिएगा। एग्रीकल्चर कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन, विज्ञान, कला, इसे खेती बोलते हैं एग्रीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मछली पालना आपका मत्स्य पालन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पर वीटीकल्चर है। वीटीकल्चर द्राक्षा कृषि, अंगूर की खेती। और ये वीटीकल्चर से पेपर में कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन बना लेता है, तो वीटीकल्चर थोड़ा सा याद रखना। हार्टिकल्चर उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना आपका कहलाता है। रही बात जैविक कृषि की, ये भी समझ लो, इस प्रकार की कृषि रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, जैसे क्वेश्चन मैंने आपको कराया, विशेष रूप से निर्मित टैंकों तालाबों में मछली का प्रजनन पीसी कल्चर कहलाता है। ठीक, एग्जामिनर नहीं माना, यहाँ पर उसने 2018 में ये पूछा, और सबसे शुरुआत में जब सीटेट हुआ था तब उसने ऐसा पूछा 2011 में। एक तरफ कृषि और उनके मिलान करने को, कृषि का मतलब क्या हो जाएगा, फसल उगाना और खेती करना, और द्राक्षा कृषि, वीटीकल्चर अंगूर की खेती, उद्यान में आपके फल फूल सब्जियां, मत्स्य में आपकी मछली पालन हो जाएगा। ऐसे मिलान आपको करना था। नेक्स्ट, एग्जामिनर फिर नहीं माना, उसने वर्ष 2000 की ऑनलाइन परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा। तो सेरीकल्चर मैंने आपको क्या बताया, रेशम के कीटों का पालन, पीसी कल्चर मछली पालन, वीटीकल्चर अंगूर की खेती, हार्टिकल्चर फलों व फूलों की खेती। ऐसे मिलान आपका यहाँ पर हो जाएगा। समझ गए आप लोग। फिर से एक बार क्वेश्चन 2015 में रिपीट किया, पीसी कल्चर, वही आपका मछली पालन, तालाबों में पोखरों में मत्स्य पालन को पीसी कल्चर बोलते हैं। यहाँ पर इतनी बात आपके भेजे में चली गई होगी, मैं आशा करता हूँ। अगर नया मित्र को नहीं पता है तो आप लोग इन नोट्स के माध्यम से पेपर के अंतिम दौर में पूरा रिवीजन कर पाओगे, ठीक है ना। मैं आपको 3 वीडियो दूंगा, 3 वीडियो दे दूंगा, उन 3 वीडियो को देख लेना और इन नोट्स को रिवाइज कर लेना, बस आपका काम पूरा पक्का हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा। 3 वीडियो और पूरे नोट्स का रिवीजन कर लेना, बिल्कुल कम टाइम आपका लगेगा, ज़्यादा भी नहीं लगेगा। नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, मृदा परिच्छेदिका
की मोटाई को निश्चित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है? टाइम निर्धारित करता है। क्या? टाइम निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन देख लो, यहां पर कहता है आपका इन्वायरमेंट पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पड़ोस। क्या अर्थ होता है? पड़ोस। ठीक। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है ब्रिटिश नीतियों का प्रखर विरोध करने वाले प्रसिद्ध मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन है? यहां पर पूछा है केसरी के संपादक का नाम। तो केसरी जो अखबार हुआ करता था, इसके संपादक बाल गंगाधर तिलक यहां पर हो जाएंगे। कौन? बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। लाल बाल पाल आपको पता है ना, ये तीन, लाल बाल और पाल, इनको क्या बोलते हैं? ये आपके विद्रोही किस्म के व्यक्ति थे, ठीक है ना। कांग्रेस के नरम दल के नेता और गरम दल के नेता। ये कैसे थे? गरम थे, अर्थात उग्रवादी थे, ठीक है ना। उग्रवादी आपके ये थे, क्या हो जाएगा यहाँ पर? उग्रवादी हो जाएगा। ठीक, उग्रवादी आपके ये प्रमुख नेता तीन थे। इन्होंने प्रार्थना की राजनीति को छोड़ा और डायरेक्ट लड़ाई करने की बात करते थे, और पेपर में कई बार क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, फिर आगे बात कर लेते हैं। अगला, लगभग 2300 साल पहले तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को किस नाम से जाना जाता था? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को बेललार के नाम से जाना जाता था। बेललार, उजवार, कड़ेसियार, अदमई। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हुआ चलूं, यहाँ पर उड़वार लिखा है। उड़वार जो था वो हल से खेत को जोतता था। हल चलाने वाले को उड़वार बोला जाता था। पहली बात क्लियर। बड़ा भूस्वामी तमिल वाला क्षेत्र बेललार हो जाएगा क्वेश्चन का जवाब। कड़ेसियार क्या था? कड़ेसियार मेरे मित्र मजदूर हुआ करता था, मजदूर हुआ करता था। अदमई भी क्या हुआ करता था? मजदूर हुआ करता था। ठीक, ये बातें क्लियर यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट बात यहाँ पर कर लेते हैं। भारतीय संसद की बैठक के दौरान दिन का पहला घंटा सामान्यतः किस कार्य के लिए निर्धारित होता है? शून्य काल के लिए निर्धारित होता है, ठीक है ना। किस काल के लिए? शून्य काल के लिए निर्धारित होता है, या प्रश्न काल के लिए निर्धारित होता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है, या विधायी कार्य होता है? इनमें से कौन सा जवाब इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न काल आपका होता है, ठीक है ना, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहता है, यहाँ पर आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। और पेपर का ट्रेंड क्या है? पेपर का ट्रेंड क्या है? इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछने का पेपर में ट्रेंड है। कोई मित्र कमेंट करता था कि सर आपके क्वेश्चन यूपीएससी के लेवल के रहते हैं। अरे भैया, यूपीएससी का लेवल तो छोड़ो, ये क्वेश्चन सीटेट लेटेस्ट पेपर उठा के देख लेना, ऐसे ही पूछ रहा है, तो उसी हिसाब से मुझे कराने पड़ रहे हैं। कपास की आदर्श कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन कपास उगाने से संबंधित था। 210 दिन पाला रहित चाहिए, अर्थात पाला नहीं पड़ना चाहिए 210 दिन तक लगभग। ऐसे दिन इसको स्वच्छ वाले चाहिए कपास उगाने के लिए, ठीक है ना। तो ये बात कैसी हो जाएगी आपकी? करेक्ट बात आपकी हो जाएगी। तेज व चमकीली धूप भी इसको चाहिए, ठीक है ना। तेज चमकीली धूप कब होगी? जब पाला बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, पाला पड़ेगा नहीं, तो तेज व चमकीली धूप तो आपकी हो ही जाएगी। काली व बलुई मिट्टी कपास के लिए जाना ही जाता है। और अत्यधिक भारी वर्षा होगी तो भाई तेज चमकीली धूप कहाँ से हो पाएगी? डी तो आपका गलत हो ही जाएगा। डी जहां जहां पर आपको मिले उसको हटाना है, और ABC इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाना है। यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो, काली मिट्टी की अगर बात की जाए, बच्चे को पता रहता है कि काली मिट्टी कपास के लिए जानी जाती है। किस लिए? कपास के लिए जानी जाती है काली मिट्टी, ठीक। और कपास काली मिट्टी में होता है, महाराष्ट्र में होता है सर्वाधिक कपास, गुजरात में होता है, मध्य भारत में होता है, जहां पर काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। अब कपास से कई सारे क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके। कपास से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें। पहली इंपॉर्टेंट, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। हल्की वर्षा जरूरी है। 200 से 210 दिन पाला रहित होने चाहिए। तेज चमकीली धूप की आवश्यकता इसे होती है। कपास काली मिट्टी और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, सूती वस्त्र के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है।
चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक देश हो जाएंगे। ठीक, कपास के बारे में, और इन सभी के बारे में पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मैं कपास से जुड़े हुए क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेता हूँ। जैसे पेपर में आपसे कपास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, वो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। जैसे कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, एक ही चैप्टर से वो मिलान से क्वेश्चन डिजाइन कर लेता है। जैसे कपास मध्यम तापमान और वर्षा चाहिए, नहीं मध्यम तापमान नहीं, इसको उच्च तापमान चाहिए। कैसा? उच्च तापमान इसको चाहिए। और वर्षा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि हल्की वर्षा हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 210 दिन तक लगभग पाला नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा चाहिए। अब यहाँ पर उसने मध्यम तापमान कर दिया तो बात आपकी गलत हो गई। कंसेप्ट पता होगा तभी क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, ठीक कर पाओगे। ऐसा पूछा जाता है। एक और पेपर में क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला, कपास की फसल के बारे में क्या सही है? इसे 210 पाला रहित दिन और चमकीली धूप की आवश्यकता होती है ना। भारी वर्षा तो आपका गलत हो गया। बलुई मिट्टी की आवश्यकता है, और काली मिट्टी आप लोग जानते हो वो तो सर्वोत्तम मानी ही जाती है, तो बी गलत, तो केवल ए करेक्ट। इसे बलुई मिट्टी लिखा है, बलुई मिट्टी तो गलत है, बल्कि काली मिट्टी होना चाहिए। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए सही है। काली मिट्टी हो चल जाएगा, जलोढ़ मिट्टी हो चल जाएगा, लेकिन बलुई मिट्टी नहीं चलेगा। ठीक, बात आपके भेजे में जा रही है। जितने भी मित्र यहाँ तक इस वीडियो को देख लिए हैं, तो मैं उन सभी मित्रों से कहूँगा इस वीडियो में आप लोग कुछ कमेंट कर दीजिएगा, है ना। आप लोग वीडियो में कमेंट कर दो, आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है ना। अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, आपका ज़िला किस लिए फेमस है और आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, कुछ बातें यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि कल को इम्पोर्टेंट वीडियो बने तो उस वीडियो आप तक पहुँच सके, देख सको, फायदा उठा सको। इसलिए सब्सक्राइब आप लोग करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब कुछ कर देना। मैं आगे बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, जब कोई सेल खंड दबाव और कठोरता के कारण परतों में परिवर्तित हो जाते हैं तो उन्हें अवसादी सेल या परतदार सेलों के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आग्नेय सेल आपका मैग्मा से संबंधित हो जाएगा, मैग्मा से संबंधित आपका हो जाएगा। कायांतरित ये रूप बदलने की प्रक्रिया है, जैसे आपका कोयला है, कोयला हीरा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। कोयला हीरा में कन्वर्ट हो जाता है तो हीरा क्या हो जाता है, हीरा आपका रूपांतरित अर्थात कायांतरित हो जाता है। और कोयला जो है ना, कोयला खुद एक अवसादी सेल है, जीवाश्मी ईंधन भी आपके अवसादी सेल के अंतर्गत ही आते हैं। प्राथमिक सेल को आग्नेय सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन का जवाब क्या मैंने बताया, अवसादी आपको यहाँ पर बताया। अगला देखो, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ओजस्वी नारा किसने दिया था? यह नारा किस व्यक्ति ने दिया था? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? मल्च बनाना, रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट्स, चट्टान बांध, पट्टीदार खेती। राइट आंसर आपका हो जाएगा रक्षक मेखला के नाम से इसको जाना जाता है, पवन की गति को रोकने के लिए। भारतीय जनतंत्र में कार्यपालिका का मुख्य काम क्या है? कार्यपालिका का काम क्या है? संसद द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को धरातल पर लागू करना कार्यपालिका का काम होता है। कानून कौन बनाती है? कानून कौन बनाती है? कानून बनाती है संसद। लागू कौन करता है? लागू करती है कार्यपालिका। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का औपचारिक रूप से विकास हुआ था? तो महायान का विकास हुआ था। महायान कौन से व्यक्ति थे पता है आपको? महायान, महा दो शब्दों से मिलकर के बना है, महा प्लस यान। यान का अर्थ आप लोग किसी भी वाहन से कर सकते हैं, महा का मतलब बड़ा या महान कर सकते हैं। ऐसे कुछ व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हुए जो महायान का काम करने लगे, अर्थात खुद तो हुए और दूसरों को भी करवाने लगे ज्ञान की प्राप्ति, तो वो महायान थे। हीनयान वही अगर एक व्यक्ति
प्राप्त हो गया तो बस प्राप्त हो गया, अपने में खुश। अगर कोई व्यक्ति अगर हो गया और उसने अन्य लोगों को भी जना दिया चीजों को, तो वो महान था, महायान था। ठीक, इतना अंतर है दोनों में। अगला देखो, यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है। अब कृषि आधारित आपसे पूछा है, कृषि आधारित, कृषि पर आधारित ना हो ऐसा बताना है। सूती वस्त्र जैसे आपका कपास हो गया, कपास कृषि आधारित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आधारित हो जाएगा यहाँ पर आपका। वनस्पति तेल भाई खेत में होता है, जैसे सोयाबीन हो गया, क्या हो गया, सोयाबीन का यूज आप लोग करते हैं, मध्य भारत के लोग सोयाबीन है। तेल में अगर मैं बात करूं, जैसे सरसों आपकी हो गई, सरसों, तिल का तेल आपका हो गया, सूरजमुखी हो गया, ठीक है ना, सूरजमुखी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये सब खेत में होता है, ये कृषि आधारित आपका यहाँ पर हो जाएगा। चर्म उद्योग ये पशु आधारित है, पशु भी आपके कृषि में ही सम्मिलित किए गए हैं, ये बात सभी को पता होना चाहिए। चर्म उद्योग भी खेती पर आधारित हो जाएगा, और खेती पर आधारित आपका डेयरी उद्योग भी हो जाएगा, डेयरी, ठीक है ना। लेकिन मत्स्य तेल निर्माण, मछली का जो तेल निकाला जाता है, ये समुद्र पर आधारित है। कैसा है, समुद्र पर आधारित उद्योग हो जाएगा, ना कि खेती या कृषि पर आधारित। जैसे अगर नमक की बात की जाए, नमक जिसका आप लोग यूज करते हो भोजन में, ये भी आपका समुद्र आधारित ही आपका उद्योग है। तो क्वेश्चन का जवाब कौन सा होगा आपका, ये वाला नहीं वाला हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं मेरे मित्र क्वेश्चन की। संगम कालीन 3 प्रमुख राजवंश चोल, चेर, पांड के मुखियाओं के लिए एक तमिल शब्द का प्रयोग किया जाता था, वह कौन सा शब्द था। तो ये था आपका मूवेंदार। कौन सा शब्द था, मूवेंदार शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। मूवेंदार 3 मुखिया चोल, चेर, पांड के संदर्भ में किया जाता था। अगला क्वेश्चन, इंसोलेशन, आतपन के संबंध में कौन सा कथन सही है। आतपन का मतलब कैसा है, जैसे हम लोग इस पृथ्वी में रह रहे हैं, यहाँ पर सूरज है ये, ठीक है ना, अपना प्रकाश बिखेर रहा है पृथ्वी पर, और प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है, और पृथ्वी क्या करती है, इसके प्रकाश को रोक लेती है, और जो ऊष्मा है ना, सूर्य की जो ऊष्मा है पृथ्वी को प्राप्त होती है, सूर्य की ऊष्मा, वही आपका आतपन है। आतपन बोल लो, इसको सूर्यातप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूर्यातप के नाम से भी जानते हैं, सूर्यातप या सूर्यातपन भी इसको बोला जाता है, आतपन भी बोला जाता है। अब विकल्प की बात कर लेते हैं। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। बात पहली आपकी यहाँ पर कैसी हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट बात यहाँ पर आपकी हो जाएगी। पहली बात कैसी, करेक्ट बात, ठीक है ना, करेक्ट हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में असत्य पूछा है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। आतपन की मात्रा ऋतुओं और दिनों में बदलती रहती है, करेक्ट। ध्रुव बर्फ से इसलिए ढके रहते हैं क्योंकि वहां आतपन की मात्रा कम होती है, करेक्ट। अभी इसको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, और ये आपका यहाँ पर गलत है, असत्य वाला बताना है, तो सेकंड जवाब इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग इस क्वेश्चन का समझने का प्रयास कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ। आतपन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे मित्र। जैसे जो मैं पहले पृथ्वी को बना लेता हूँ, ऐसे बना लिया, ठीक है ना, ये पृथ्वी हो गई। आप सभी को मैंने कई बार बताया, जो पृथ्वी का बीच वाला क्षेत्र है, जिसे उष्णकटिबंध बोलते हैं, कर्क और मकर का क्षेत्र, यहाँ पर सूरज का प्रकाश सदैव पड़ता है, अर्थात गर्म क्षेत्र है। तो आतपन की मात्रा कहाँ पर अधिक होगी, आप कहोगे कि सर भूमध्य रेखा पर अधिक होगी। कहाँ पर, भूमध्य रेखा या उष्णकटिबंध के पास अधिक होगी। और ध्रुवों के पास कैसा होगा, ये भाई ध्रुव आपके ठंडे हैं, तिरछी किरणें पड़ती हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसा होगा, कम होगा आतपन, ध्रुवों पर कम होगा, बीच में ज्यादा होगा। सिंपल सी भाषा, बीच में ज्यादा होगा, ध्रुवों पर कम होगा। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्या कहता है, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, नहीं घटती है। क्या होना चाहिए, घटती है, घटती है मेरे मित्र, घटती है, ना कि बढ़ती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। जैसे जैसे हम ऊपर या ध्रुवों की ओर जाएंगे तो घटेगा, बीच में ज्यादा रहेगा, ऊपर की ओर घटेगा। इसलिए आपकी बात ये यहाँ पर गलत हो गई। 3 बातें आपकी यहाँ पर करेक्ट हो गई। मेरे को असत्य बताना था, तो असत्य वाला आपका सेकंड जवाब यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लो, प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया का केंद्रीय विषय क्या था। ये था
ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के भारतीय अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव एवं धन निष्कासन का सिद्धांत बोल सकते हैं। सेकेंड जवाब करेक्ट जवाब हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष भी आपके रह चुके थे। दादा भाई नौरोजी किस धर्म के थे या किस जाति के थे? तो ये आपके पारसी थे। कैसे थे? पारसी थे। अगला देख लो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में विशिष्ट द्वैत का दार्शनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? रामानुज ने प्रतिपादित किया था, ठीक है ना। रामानुज इस क्वेश्चन के राइट आंसर आपके हो जाएंगे। कौन? रामानुज यहाँ पर करेक्ट जवाब क्वेश्चन के हो जाएंगे। अगला देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किस आयु के कम बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक कार्य में लगाना प्रतिबंधित है? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? क्या होगा क्वेश्चन का जवाब? अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि कितने उम्र तक के बच्चों को खतरनाक खदान है, खतरनाक काम है, उनमें लगाना क्या है? प्रतिबंधित है। क्या होगा क्वेश्चन का जवाब? तो भाई 14 वर्ष यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला देख लो, यहाँ पर कहता है पृथ्वी की परपटी से क्रोड की ओर जाने पर परतों का सही रासायनिक क्रम क्या है? तो सबसे ऊपर आपकी परपटी है, परपटी हो जाएगी, फिर आपके नीचे मेंटल हो जाएगी, फिर उसके नीचे आपकी क्रोड हो जाएगी। मैंने ऊपर के क्वेश्चन में आपको समझाया था, सबसे ऊपर आपकी क्या होती है? सियाल होती है, नीचे आपकी सीमा होती है और सबसे लास्ट में आपकी निफे होती है। सियाल, सीमा, निफे, सियाल, सीमा, निफे, सियाल, सियाल, सीमा, निफे। सेकेंड जवाब इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही क्रम यहाँ पर दिया गया है। अगला देख लो, ऐसी कृषि जिसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, उसे चलवासी पशुचारण बोलते हैं, है ना। जो क्या बोलते हैं, कृषि में ही इसको शामिल किया गया है। जो पशुचारक होता है ना, वो अपने पशुओं को चारे की तलाश में, पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, उसे चलवासी पशुचारण के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से है, इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर कथन कारण वाला है क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को और जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में दिए कथन, अभिकथन। दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में एकत्र होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, 1885 में स्थापना हुई, 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे बंबई में। कारण क्या है? सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को एक मंच पर लाने में अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। बात करेक्ट हो जाएगी आपकी, ठीक। दोनों बातें कैसी हो गई यहाँ पर? दोनों बातें आपकी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएंगी। यहाँ पर यह क्वेश्चन पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से कई सारे पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं। एओ ह्यूम कौन था, है ना, ये कांग्रेस का संस्थापक व्यक्ति था। 72 प्रतिनिधि शुरुआती में शामिल थे 1885 के स्थापना के टाइम में, और भी कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। यहाँ पर कांग्रेस से जुड़ी कुछ बातें आपकी बताई गई हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बंबई और कोलकाता के ही थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में यहाँ पर भी बताया गया है। नौरोजी व्यवसायी प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे, कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन भी किया। नौरोजी की पुस्तक इंपॉर्टेंट है ये वाली, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की तीखी आलोचना और धन निष्कासन सिद्धांत इन्होंने यहाँ पर बताया था। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता ऐसा वाला, ठीक है ना, कांग्रेस की स्थापना के बारे में। 1885 में देश भर के प्रतिनिधि बंबई में सभा करके कांग्रेस की स्थापना की। कारण सेवानिवृत्ति ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया। क्या हो जाएगा जवाब?
दोनों सही हो जाएंगे लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट थी, शायद मैंने नहीं बताई आपको, अब जान लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्थापना की बात की गई है। यहाँ पर अफसर ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये बात करेक्ट है, लेकिन कारण इसका सही नहीं है, कारण इसका सही नहीं है, ठीक है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, पहला विकल्प जवाब यहाँ पर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन आए हैं, अभी मैं आपको आगे करा दूंगा। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया व्यापक थीम किसके बारे में है, तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रिटिश भारत सरकार के अभिशासन और प्रबंधन संचालन के बारे में, या भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन राज के आर्थिक प्रभाव के बारे में। यही करेक्ट आपका हो जाएगा, थर्ड वाला, ठीक, आर्थिक प्रभाव वाला। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है, महासागरीय परपटी ओशियनिक क्रस्ट की मुख्य खनिज घटक कौन कौन से हैं। तो ऊपर के क्वेश्चन में मैंने आपको क्या समझाया था, सबसे पहले आप लोग इस क्रस्ट को समझ लो। क्रस्ट को दो पार्ट में एनसीईआरटी डिवाइड करती है। एक आपकी महासागर की परत हो जाएगी, सही से लिख देता हूं, क्रस्ट दो पार्ट में डिवाइड, एक सागर वाली क्रस्ट हो गई, ठीक है ना, सागर की क्रस्ट। दूसरी आपकी द्वीप, महाद्वीप वाली, या महासागर और महाद्वीप, महाद्वीप की हो गई, और ये वाली आपकी महासागर की हो गई। महासागर वाली को सीमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं, सीमा सागर में डूब गई। और महाद्वीप को सियाल बोलते हैं, सियाल, ठीक, बात दोनों की क्लियर है। सीमा का मतलब क्या होता है मेरे मित्र, सिलिका और मैग्नीशियम। Am का मतलब मैग्नीशियम होता है और Al का मतलब एल्यूमिना होता है, Si का मतलब सिलिका होता है, ठीक। क्रस्ट, महासागर और महाद्वीप, यहाँ पर क्या पूछा है, महासागर वाला पूछा है, तो महासागर का अर्थात सीमा हो जाएगी, सीमा डूब गई महासागर में। सीमा, यहाँ पर मैंने सीमा लिखा ऐसे, सिलिका हो गया और मैग्नीशियम, सिलिका हो गया और मैग्नीशियम, तो जवाब कौन सा हुआ, ए और बी, दूसरा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लो मेरे मित्र, पौधों के बीच की अनावृत भूमि को जैव पदार्थ जैसे प्रवाल पुआल से ढकना क्या कहलाता है। अंतर फसल वेदिका निर्माण, मल्चिंग, समोच्च रेखीय जुताई, इसे किस नाम से जानते हैं, तो मल्चिंग, मल्च बनाना के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, राज्य की विधायिका अंग से क्या अभिप्राय है, विधायिका से क्या अभिप्राय है, यहाँ पर आपको बताना है। तो जवाब क्या होगा, नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो कानून निर्माण करते हैं, वो है आपकी विधायिका। अगला देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके, ठीक। एक तरफ स्थानांतरित कृषि के नाम, दूसरी तरफ क्षेत्र या देश के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो लादांग कहाँ पर बोलते हैं स्थानांतरित कृषि को, झूम तो भारत में बोलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। रोका ब्राजील में बोलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। लादांग मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको बोलते हैं, इसके साथ इंडोनेशिया को भी शामिल कर लो, क्योंकि इंडोनेशिया में भी इसको बोला जाता है, इंडोनेशिया में, ठीक, बात क्लियर। तो ए का सेकेंड यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, बी का फर्स्ट यहाँ पर है और सी का थर्ड हो ही जाएगा। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला देख लो, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, सूफी संतों के समाधि स्थल मकबरे को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। जो सूफी संत मर जाते हैं, मौत उनकी हो जाती है, ठीक है ना, उनका समाधि स्थल बनाया जाता है, जिसको मकबरा बोलते हैं, मकबरा, ठीक है ना, जिसको दरगाह भी बोलते हैं। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बड़ी फेमस है, आपको पता है, ठीक है ना, तो उसी दरगाह को बोला जाता है, दरगाह पूजनीय हो जाती है, क्या कैसी हो जाती है, पूजनीय दरगाह आपकी हो जाती है, लोग वहां पर पूजा करते हैं। तो उस समाधि स्थल या मकबरे को दरगाह बोलते हैं सूफी संत। पेपर में पूछा गया है। गुल फरोसान, ये एक फूलों का त्योहार है, क्या है, फूलों का त्योहार, फूलों का आपका त्योहार हो जाएगा। ईदगाह क्या है, ईदगाह प्रार्थना स्थल होता है, ईदगाह प्रार्थना स्थल होता है। ईदगाह की रचना जैसे मुंशी प्रेमचंद ने भी की है,
और एक क्वेश्चन और भी यहाँ पर मेरे मित्र उठता है, खानकाहा से। खानकाह क्या है? एक स्थल है, ऐसा स्थल जहाँ पर सूफी संत क्या करते हैं? सूफी संत बैठकों का आयोजन करते हैं। सूफी संत बैठक आयोजन करते हैं, बैठकों का आयोजन करते हैं, ठीक है ना। उस स्थान को खानकाहा के नाम से जाना जाता है। ये सब सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का दरगाह हो जाएगा। ठीक, अगला देख लो। कुषाणों के शासन काल में उनके दो प्रमुख शक्तिशाली राजनैतिक केंद्र पेशावर और मथुरा हुआ करते थे। नेक्स्ट, वायु दाब के संदर्भ में, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। वायु का दाब सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। ठीक, दोनों बातें करेक्ट हो गई आपकी और सही व्याख्या भी करेंगी, इसलिए तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एनसीईआरटी में एक लाइन इंपोर्टेंट लिखी गई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और इस वाली लाइन से एग्जामिनर ने 2 से 3 बार पेपर में क्वेश्चन बनाया है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। और इसी लाइन से सेम टू सेम पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो मैंने अभी आपको जस्ट यहाँ पर कराया है। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 38 नंबर का क्वेश्चन, 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन करने के पीछे अंग्रेजों का वास्तविक उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सुधार करना चाहते थे, पूर्वी बंगाल के किसानों की स्थिति सुधारना चाहते थे, बंगाली राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना और जनता में फूट डालना था, व्यापारिक मार्गों को सरल या सुगम बनाना था। जवाब क्या होगा? बंगाली राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना था और जनता में फूट डालो वाली राजनीति इनको करनी थी। फूट डालो और राज करो, ठीक है ना। तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाने के लिए ये साजिश की गई थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा ये बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। इसके विरोध में आपका स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था, सभी को पता है। अगला देख लो क्वेश्चन, यहाँ पर आपका कहता है भारतीय संविधान का कौन सा खंड संविधान की अंतरात्मा कहलाता है? संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नागरिकता संबंधित प्रावधान। अंतरात्मा आपकी मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद आपका 32 है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अंतरात्मा, हृदय आत्मा भी कहा है। उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जवाब आपका थर्ड विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट, यहां पर बात करते हैं चूना पत्थर अत्यधिक ताप और दाब के प्रभाव में किसमें परिवर्तित हो जाता है? चूना पत्थर आपका अवसादी होता है, ठीक है ना, अवसादी होता है। अभी भाई पिघलता है ताप और दाब में तो कायांतरित में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें बदलता है? तो जवाब आपका क्या हो जाएगा? संगमरमर में बदलता है। अभी संगमरमर क्या है? रूपांतरित का मतलब कायांतरित सेल में आपका बदल जाता है, रूपांतरित सेल में बदल जाता है। ठीक, ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय सेल का उदाहरण है, आग्नेय सेल, ग्रेनाइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से शब्द सूफी रहस्यवाद एवं साधना के पीछे से संबंधित है? सूफी रहस्यवाद साधना से सीधे संबंधित है। खानकाहा सूफी से संबंधित है, ऊपर के क्वेश्चन में बताया। रक्स, जिक्र, क्या होगा जवाब? तो तीनों आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। खानकाहा रक्स है, जिक्र है। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख शासक कौन था? प्रमुख शासक आपके कुषाण थे। कौन? कुषाण शासक हुआ करते थे। अगला देख लो, कहता है किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों एमएलए का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के एमएलए का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन आपसे यहाँ पर इतना सिर्फ पूछा है। तो उस निर्वाचन क्षेत्र के वयस्क नागरिकों, जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से चुना जाता है। क्या होगा क्वेश्चन का जवाब? थर्ड विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ पर कहता है जूट, पटसन, सुनहरा रेशा के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त है? जूट के लिए
जूट है ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जूट सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में होता है, जिसे पटसन भी बोल लो, सुनहरा रेशा भी बोला जाता है। इसको पानी बहुत चाहिए होता है, पानी अर्थात बारिश तो बहुत ज्यादा चाहिए। उच्च तापमान और भारी वर्षा, यहाँ पर कम वर्षा, यहाँ पर हल्की वर्षा, यहाँ पर अत्यधिक शुष्क चाहिए। ये सारी बातें गलत। सेकेंड जवाब क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उच्च तापमान और भारी वर्षा। ठीक, अगला यहाँ पर कहता है मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म और पारगम्यता को कौन निर्धारित करता है? जनक, सेल, समय, उच्चावच, सूक्ष्म जीव। क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? तो क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर मेरे मित्र जनक सेल हो जाएगा, पेरेंट रोक हो जाएगा। पहला विकल्प जनक सेल, पेरेंट रोक। मृदा का रंग हो गया, ठीक है ना, गठन हो गया, रासायनिक गुणधर्म हो गया, पारगम्यता हो गया, कि जनक सेल ही निर्धारित करता है। समय क्या निर्धारित करता है? मृदा परिच्छेदिका की मोटाई, मोटाई को निर्धारित करता है, टाइम निर्धारित करता है। अगला देखो, यहाँ पर मिलान से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिएगा। सही कूट चुने। बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरित, अश्वघोष ने लिखा है बुद्धचरित, ठीक, और हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रस्तुति, रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय की प्रस्तुति। बातें आपकी हो गई यहाँ पर मिलान। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था, पुलकेशिन द्वितीय का रविकीर्ति था, समुद्रगुप्त का हरिसेन था, और बुद्धचरित की रचना हर्षघोष ने की थी। तो ए का सेकेंड और बी का पहला, ए का सेकेंड और बी का पहला, ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को मुख्य रूप से किस प्रकार की समानता सुनिश्चित करती है? आय और संपत्ति की, प्रतिष्ठा अवसर की, पद वेतन की, केवल आवास की। पद वेतन की नहीं, प्रतिष्ठा और अवसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर कहता है पवनों के प्रवाह तथा दिशा के संदर्भ में पवनें सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, करेक्ट। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, करेक्ट। दोनों बात कैसी हो गई आपकी? यहाँ पर करेक्ट हो गई, ठीक। अगला देख लो, यहाँ पर क्या कहता है आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मध्यमार्गी चरण द्वारा उठाए गए प्रमुख आर्थिक मुद्दे कौन कौन से थे? ये क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को 2 बार अब तक रिपीट कर चुका है। ध्यान से पढ़ेंगे। आरंभिक कांग्रेस की बात की गई है, आरंभिक में कौन कौन से मुद्दे उठाए गए थे? ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण भारत में गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, यह आर्थिक मुद्दा। भू राजस्व लगान कम किया जाए, सैन्य खर्च में कटौती की जाए, करेक्ट। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकारी अनुदान बढ़े, ये बातें करेक्ट। सभी बातें यहाँ पर इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएंगी और ये क्वेश्चन पेपर के लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। लेटेस्ट पेपर अभी आपका हुआ था 2024 में, ठीक है ना, तो उसमें ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिला था। आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए थे। तो कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, ऐसा मुद्दा उठाया। इसने मांग की लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए, सिंचाई के लिए अधिक अनुदान किया जाए। इसने मनोरंजन के खिलाफ आवाज उठाई, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी। चौथा गलत है और सारी बातें यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी, ठीक। एक तो क्वेश्चन ऐसा पेपर में पूछा गया और यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को वो भी बात पता चल जाए। जैसे अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह मिल जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए, उनका गठन किया जाए, ऐसी मांग उठाई। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद मिल जाए, है ना, ऊंचे पद मिल जाए। सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए, ऐसी मांग की। और शुरुआती साल में एग्जामिनर ने यहाँ से बनाए क्वेश्चन,
शुरुआती साल में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी अकाल पड़ रहे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में था। कांग्रेस ने मांग की कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए, सिंचाई के लिए अनुदान किया जाए। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में बना है। एक तो ये क्वेश्चन बना है और इसके अतिरिक्त और भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं, उनको भी मैं बीच बीच में आपको कराता हुआ चलूंगा, टेंशन फ्री रहिएगा। अगला क्वेश्चन कहता कुटीर उद्योग से रिलेटेड, कोटेस इंडस्ट्रीज की मुख्य पहचान क्या है? कुटीर उद्योग की मुख्य पहचान क्या है? विशाल पूंजी निवेश और भारी मशीन, दस्तकारों द्वारा हाथों से निर्माण, कम पूंजी एवं स्थानीय कच्चा माल, शेयर धारकों का कोई लेना देना नहीं, केवल विदेशी, कोई बात नहीं। ठीक, गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, कुटीर का मतलब होता है जो छोटे तौर पे होते हैं, घरेलू भी बोल सकते हैं कुटीर उद्योग को। जैसे कुटीर में हम लोग टोकरी बुनना भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे टोकरी बुनना हुआ है ना, और रस्सी बनाना हुआ। ग्रामीण स्तर पर ये काम ज़्यादा देखने को मिलता है। मिट्टी के घड़े हो गए या मिट्टी के बर्तन हो गए, इनको बनाना, मिट्टी के दीपक या दिए बनाना, ठीक है ना, और बीड़ी बनाना, ये सब कुछ आपका कुटीर उद्योग में आता है। कहने का तात्पर्य कुल इतना है कि दस्तकार के हाथ से ही बनाया जाता है, कम पूंजी व स्थानीय कच्चा माल का प्रयोग करते हैं। बी विकल्प अर्थात सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर कुल मिलाकर के हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहता है पारितंत्र इकोलॉजी सिस्टम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह केवल पेड़ पौधों के बीच का संबंध है, यह समस्त जीवधारियों का आपस में तथा पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ पारस्परिक संबंध है। केवल शब्द आ जाए तो गलत हो जाएगा, इसमें ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। होता है 10% ऊर्जा का प्रवाह का सिद्धांत लिंडमैन ने दिया था। किसने? लिंडेमैन ने दिया था, लेकिन ये एनसीईआरटी में ऐसा वैसा नहीं लिखा है। बताने को तो मैं अलग से भी बता सकता हूँ, लेकिन कभी भी नहीं बताता हूँ क्योंकि पेपर में वो पूछा ही नहीं जाएगा। अब पारितंत्र है, जितना पारितंत्र एनसीईआरटी में इसका दिया गया है उतना ही मैं आपको बताऊंगा, अलग से नहीं बताऊंगा, है ना। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? तो जवाब आपका ये इतना लंबा चौड़ा आपको दिखाई दे रहा है, यही हो जाएगा। समस्त जीवधारियों का आपस में तथा पर्यावरण के भौतिक रासायनिक कारकों के साथ पारस्परिक संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन तमिल समाज में साधारण हलवाई, भूमिहीन मजदूर या दासों के लिए क्रमशः किन शब्दों का प्रयोग होता था? देखो, एक तो हलवाहा आ गया, हलवाहा के लिए क्या बोलते थे? उड़वार। क्या? उड़वार शब्द इस्तेमाल करते हैं। और भूमिहीन मजदूर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? कड़ैसियार। और दासों के लिए अधिमई। तो जवाब क्या हुआ आपका? सेकंड जवाब हो जाएगा। अगला देख लो, यहाँ पर कहता है भारत की संसद किन घटकों से मिलकर बनी है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दूसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कहता है गहन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? गहन निर्वाह कृषि की यहाँ पर बात की जा रही है। गहन निर्वाह कृषि कहाँ पर की जाती है, मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। उन बातों को ध्यान रखना जहाँ पर जनसंख्या अधिक हो। क्या हो? जहाँ पर जनसंख्या अधिक हो वहाँ पर की जाती है। जनसंख्या वहीं पर अधिक होगी जहाँ की मिट्टी कैसी होगी? उपजाऊ होगी। मिट्टी वहीं पर उपजाऊ होगी मेरे मित्र जहाँ पर पानी होगा। पानी वहीं पर होगा मेरे मित्र जहाँ पर नदियाँ होंगी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें होती हैं, तो वहाँ पर गहन निर्वाह कृषि की जाती है जनसंख्या की पूर्ति करने के लिए। ठीक, बात क्लियर हो चुकी है अपनी वाली। तो छोटे भूखंड, साधारण औजार और अधिक मानव श्रम होता है, बात ये भी आपकी सही है। ठीक, तो गहन निर्वाह कृषि आपकी यहाँ पर हो गई। कई सारे क्वेश्चन गहन निर्वाह कृषि से आपके पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं गहन निर्वाह कृषि से जुड़ी हुई कुछ अलग प्रकार से इंपॉर्टेंट बातें। किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगा लेता है। चावल मुख्य फसल है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन इम्पोर्टेंट है।
गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया में की जाती है। जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश में आपकी है प्रचलित है। और प्राचीन काल के आदिम निर्वाह कृषि भी हुआ करती थी। स्थानांतरी कृषि, चलवासी पशुचारण, इनको मैंने ऊपर के क्वेश्चन में आपको बता दिया था। ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, गहन, जैसे यहाँ पर मिलान करना है। जैसे आपको मालूम ये पूरा क्वेश्चन नहीं आता है, मैंने आपको क्या बताया, गहन निर्वाह कृषि बताया। तो भाई संघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में होती है, तो आपको यहाँ पर मिलान कर लिया। सी का सेकेंड किसी में भी नहीं है, सिर्फ दूसरे में है, तो दूसरा आप लोग आंख मूंद कर क्वेश्चन को राइट कर सकते हो। कुछ भी नहीं पता है आपको तो भी ठीक ऐसे कर सकते हैं आप लोग बिल्कुल। और जहाँ पर वन होते हैं, संघन वन होते हैं भाई, भयंकर जंगल होता है, वहाँ पर इन जंगलों को काट करके जलाया जाता है। तो ऐसे भी आप लोग तुक्का लगाओगे तो भी सोल्व कर लोगे पेपर में। कुछ तो कंसेप्ट लगाना ही पड़ेगा, बिना कंसेप्ट के कुछ नहीं कर पाओगे। चलवासी पशुचारण कहाँ पर होगा, जहाँ पर भैया घास ज्यादा हो। घास कहाँ पर ज्यादा होगी, कहाँ पर ज्यादा होगी बताओ। तो अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश, वहां पर जल भी आपका होगा। ठीक ऐसे पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कनिष्क ने एक विशाल बौद्ध संगीति परिषद का आयोजन कराया था कश्मीर में, चौथी बौद्ध संगीति। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। तो दोनों बातें कैसी हो जाएंगी, आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। तीसरा विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। जैसे पहाड़ी ढाल है, वहां पर मृदा आपकी बहुत अधिक मात्रा में कट रही है, तो कौन सा प्रभावी विधि है। तो वेदिका फार्म एक आपकी प्रभावी विधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहता है, एक प्रतिनिधि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है। नहीं वाला बताना है आपको, ठीक है ना, नहीं वाला बताना है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, ये बात आपकी सही हो जाएगी। निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जनता की ओर से नीतियां और निर्णय बनाना, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जनता की ओर से नीतियों और निर्णयों को बनाना। ठीक, और ये जवाब आपका कैसा हो जाएगा, ये जवाब आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। नियमित अंतराल एवं स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक कानून निर्माण में जनता की प्रत्यक्ष सहभागिता, ये गलत है, प्रत्यक्ष सहभागिता आपकी गलत हो जाएगी। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि नहीं करके ही आपसे यहाँ पर पूछा है, नहीं पूछा है तो तीसरा जवाब। अगला देखो, कबीर ने अपने समय के औपचारिक और बाह्य धर्मों को मुख्य रूप से किस प्रकार से चुनौती दी थी। कबीर ने धार्मिक पाखंड बताया, रूढ़िवादिता, पुजारी वर्गों के आडंबरों का उपहास व खंडन करके। ठीक है ना, सेकेंड जवाब इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देख लो मेरे मित्र, इंपोर्टेंट, महाद्वीप सहनती कॉन्टिनेंटल मास मुख्य रूप से किन खनिजों से निर्मित है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा है महाद्वीप सहनती वाला। मैंने परपटी को समझाया था आपको ऊपर के क्वेश्चन में। परपटी को डिवाइड हमने कर लिया था, एक तो भाई महासागर में कर लिया था, किसमें, एक महासागर में कर लिया, एक महाद्वीप में कर लिया। और महाद्वीप वाला पूछा है, महाद्वीप को सियाल बोलते हैं, सिंपल सी बात, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम, पहला विकल्प जवाब सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से गहराई से प्रभावित किया था। बात की गई है जैसे ही पहला युद्ध हुआ था, पहला विश्व युद्ध, तो उसने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया। ब्रिटिश सरकार ने भारी रक्षा व्यय के कारण करों और कीमतों में अत्यधिक वृद्धि कर दी, बात करेक्ट हो गई। युद्ध सामग्री की मांग बढ़ने से भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल के कारण आम जनता की मुश्किलें हद से ज़्यादा बढ़ गई थीं। तीनों बातें यहाँ पर कैसी हो जाएंगी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको करना क्या है,
यहाँ पर मिलान करना है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों का उनसे संबंधित अनुच्छेदों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ मौलिक अधिकार, दूसरी तरफ संबंधित अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कर देना है, क्या कर देना है, आपको मिलान कर देना है। कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का जवाब? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किसमें किया गया है, सभी को पता होना चाहिए। उपाधियों का जो अंत किया गया है मेरे मित्र, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा आपका? अनुच्छेद आपका यहाँ पर 18। कौन सा? 18वें नंबर का जो अनुच्छेद है ना, उसमें उपाधियों का अंत किया गया है। इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, और एक बार पेपर में ये लाइन पूछी भी जा चुकी है। मैं बात करूं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आपका 19 में आता है। किसमें? 19 में आता है। और 21 में आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण आता है। और 23 में आपका मानव तस्करी एवं बलात् श्रम का निषेध आता है। तो इस प्रकार से कौन सा हुआ? ए का आपका सेकेंड कर दिया मैंने, और बी का चौथा कर दिया। ठीक, हाँ, पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर विकल्प हो जाएगा इस प्रकार से। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। स्तूपों के निर्माण के संदर्भ में धातु मंजूषा रेलिक कैस्केट किसे कहा जाता है? धातु मंजूषा स्तूप के केंद्र में रखा हुआ छोटा डिब्बा जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के शारीरिक अवशेष व प्रयुक्त वस्तुएं रखी जाती हैं। धातु मंजूषा एक धातु का बना होता है, डिब्बा टाइप का, जिसमें बुद्ध या उनके जुड़े अनुयायियों के अवशेष, अंग वगैरह है ना, वो रखे जाते हैं। उसको धातु मंजूषा के नाम से जाना जाता है। अगला देख लो यहाँ पर क्या कहता है। उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में क्या स्थिति उत्पन्न होती है? उच्च तापमान की बात की गई है। उच्च तापमान, बातें मेरी याद आ गई होंगी आपको। उच्च तापमान कहाँ पर होगा, वहाँ की वायु कैसी होगी, क्या स्थिति उत्पन्न करेगी? भाई उच्च तापमान है, टेम्परेचर हाई है, तो गर्म होगा ना क्षेत्र। क्या होगा? गर्म क्षेत्र होगा मेरे मित्र। जब गर्म क्षेत्र होगा तो वायु भी कैसी होगी? तो वायु भी आपकी गर्म ही होगी ना, ठंडी थोड़ी ना होगी, वायु भी गर्म होगी। अब भाई वायु गर्म है तो कहाँ जाएगी? वायु गर्म है तो ऊपर जाएगी। कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो आकाश में बादल बनाएगी, है ना, बादल बनाएगी। बादल क्या करेंगे? छा जाएंगे आकाश में। तो ये क्रम आपका चलता है। तो वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। तो पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निम्न दाब क्षेत्र। ठीक, पहला विकल्प। नेक्स्ट देख लो यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर कहता है समुद्र आधारित पूछा है आपसे। समुद्र आधारित महासागर और महासागरों से प्राप्त उत्पाद मछली तेल प्रसंस्करण हो जाएगा करेक्ट जवाब। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? राज्यसभा के संदर्भ में आपको यहाँ पर बता देना है। तो इसमें अधिकतम 250 सदस्य, वर्तमान में 245 सदस्य हो सकते हैं करेक्ट। यह एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है राज्यसभा को। इसके 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है करेक्ट। उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका। ये तीनों बातें कैसी दी गई हैं? करेक्ट दी गई हैं। अगला यहाँ पर है स्थानांतरी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। ये भारी वर्षा और तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र में की जाती है करेक्ट। इसे कर्तन दहन स्लैश एंड बर्न कृषि भी बोलते हैं करेक्ट। इसमें वृक्षों को काटकर जलाकर भूमि साफ करके की जाती है करेक्ट। यहाँ पर भी आपकी तीनों बातें करेक्ट हो जाएंगी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बौद्ध धर्म का पुराना एवं पारंपरिक रूप थेरवाद मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ था? थेरवाद, थेरवाद सबसे ज्यादा कहाँ पर लोकप्रिय हुआ? ये आपका श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे ज्यादा आपका फेमस हुआ था। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन से कारक मृदा अपरदन और क्षीणता को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं? वनोन्मूलन, वनों की कटाई करोगे तो मृदा अपरदन होगा, क्षीणता होगी। ठीक, उत्तरदायी हो जाएगा। रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करोगे तो भी दिक्कत होगी। अति चराई करोगे, ओवर ग्रेजिंग, तो भी दिक्कत होगी। तीनों बातें कैसी दी गई हैं? करेक्ट दी गई हैं मृदा अपरदन के बारे में। तो हो जाएगा आपका जवाब। ठीक,
अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कहता है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और विकास हेतु अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? 21, 22, 25, 28, 29, 30 और 32। क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका 29 और 30 में यहाँ पर अधिकार मिलता है अल्पसंख्यक समुदायों का, है ना, संस्कृति के संरक्षण और विकास हेतु शिक्षण संस्थान खोलने के लिए। राइट आंसर यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और ऊपर के क्वेश्चन में मैंने आपको कई बार यहाँ पर बताया है। निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों एवं उनके लेखकों का सही मिलान यहाँ पर आपको करना है। एक तरफ प्राचीन ग्रंथ है, दूसरी तरफ रचनाकार और लेखक यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर मेघदूत की बात की जाए तो मेरे मित्र कालिदास यहाँ पर कर देना। हर्षचरित की बात की जाए, उनका दरबारी कवि हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट हुआ करता था। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की किताब, सुश्रुत की किताब सुश्रुत संहिता हो जाएगी। तो ए का यहाँ पर फोर्थ के साथ मिलान होगा, तो ए का फोर्थ यहाँ पर दिया गया है, बी का फर्स्ट भी दिया गया है, सी का आपका सेकेंड और डी का थर्ड। करेक्ट जवाब आपका ए विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। कहता है मक्का की फसल के लिए किस प्रकार की दशाएं उपयुक्त मानी जाती हैं? मध्यम तापमान, पर्याप्त वर्षा और अधिक धूप, अत्यधिक ठंड और कम धूप। गलत। जल भराव वाली दलदली भूमि मक्का के लिए बिल्कुल भी खराब है। भारी वर्षा और निम्न तापमान। मध्यम तापमान, पर्याप्त वर्षा और अधिक धूप, ये वाला करेक्ट आपका जवाब पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल उपयुक्त। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहता है स्वामित्व के आधार पर अमूल और सुधा डेयरी किस क्षेत्र के उत्कृष्ट उदाहरण हैं? ये आपकी सहकारी कोऑपरेटिव सेक्टर के उदाहरण हैं। अमूल दूध वाला है ना, आपकी एक डेयरी कह सकते हो, सुधा डेयरी, ये सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपको सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों को जान लेना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर ने यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए हैं जो लोग कर नहीं पाते हैं और पेपर में गलत कर देते हैं। आइए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। स्वामित्व के आधार पर आपके उद्योग, उनका बंटवारा कैसे है? एक निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। सबसे पहले बात करते हैं निजी क्षेत्र की। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र हो गया। बात की जाए अगर संयुक्त क्षेत्र की, स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड। ये इंपॉर्टेंट है मेरे मित्र, और इन लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मारुति उद्योग लिमिटेड कैसा क्षेत्र का उद्योग है, तो उत्तर होगा संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। अगला पॉइंट सहकारी। सहकारी इंपॉर्टेंट है। सहकारी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों, पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन, आनंदा दूध डेयरी वाला, सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के आपके उदाहरण हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, PYQ क्वेश्चन की। जैसे सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है, तो ये भी बात करेक्ट हो गई। मारुति उद्योग लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सहकारी उपक्रम के उदाहरण है, करेक्ट हो गई। मारुति उद्योग लिमिटेड कैसा है, स्टील आपका कैसा है, ये आपके मारुति वाला अलग है, ये सहकारी नहीं है आपका। ऊपर क्या बताया मैंने आपको, मारुति वाला कैसा हो जाएगा आपका, संयुक्त हो जाएगा। कैसा? संयुक्त हो जाएगा। स्टील वाला कैसा हो जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा। इसलिए आपका ये वाला पॉइंट गलत हो गया, मारुति और स्टील ये गलत, ऊपर वाला आपका करेक्ट हो गया। सेम टू सेम एग्जामिनर ने थोड़ा क्वेश्चन घुमाने का प्रयास किया। आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता का बेहतरीन उदाहरण, करेक्ट। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व संचालन कच्चे माल के उत्पादकों, पूर्तिकारों, कामगारों द्वारा, दोनों द्वारा होता है, करेक्ट। दोनों बातें आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। एक नोटिस करना आप लोग, इस वाली लाइन को देखो, ये वाली, और इस वाली लाइन को देखो,
दोनों सेम लाइनें हैं आपकी, लेकिन उसने कथनों के साथ खेल कर दिया। उसी खेल को आपको समझा रहा हूं। समझ गए तो खेल खेल लिया आपने, नहीं समझे तो खेल से चूक गए आप, लेकिन चूकने नहीं दूंगा आपको। फिर से एग्जामिनर ने क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे, संयुक्त क्षेत्र उद्योगों का स्वामित्व संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। अमूल डेयरी संयुक्त क्षेत्र नहीं है बल्कि सहकारी है। कैसा है? सहकारी है। ठीक, ए सही बी गलत। क्यों बी गलत? क्योंकि ये सहकारी है आपका, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने बोला ये नोट्स और पूरी थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी के साथ आपको ये PYQ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सिर्फ नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज अवश्य एक बार आप लोग कर लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद को सर्वाधिक शक्तियां प्राप्त हैं क्योंकि क्यों प्राप्त हैं? संसद जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करने वाला निकाय है, इसलिए इसको ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है, 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान भक्ति और सूफी आंदोलनों ने समाज के किस प्रचलित विचार पर कड़ा सवाल उठाया? सामाजिक विशेषाधिकार किसी व्यक्ति के जन्म का परिणाम। इस बात पर लोगों ने सवाल उठाए, ठीक है ना। इस बात पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, प्राचीन काल में मथुरा के अत्यधिक महत्वपूर्ण शहर होने के प्रमुख कारण क्या है? प्राचीन काल में मथुरा अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों माना जाता था? यह उत्तर पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण के 2 प्रमुख व्यापारिक व यात्रा मार्गों पर स्थित था। यह बेहतरीन मूर्तियां बनाने का प्रमुख केंद्र था। लगभग 2000 वर्ष पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी भी यह मथुरा बना था। यहाँ पर तीनों बातें आपके मथुरा के बारे में करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। कौन कौन इस वीडियो को मथुरा से देख रहा है? मथुरा वृंदावन वाले कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र राष्ट्रवादियों लाल बाल पाल की मध्यम मार्गियों से मुख्य भिन्नता क्या थी? वे अंग्रेजों के न्याय प्रियता और याचिकाओं की नीति पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि आत्मनिर्भरता और जन आंदोलन पर ये बल दिया करते थे, ठीक है ना। ये प्रार्थना वगैरह याचना भीख नहीं मांगते थे, डायरेक्ट मैदान में कूद पड़ते थे, ठीक है ना। यही मध्यमार्गी और उग्रवादी में अंतर था। बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गुरु। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 77 नंबर का। यहाँ पर कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को क्या अधिकार प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को क्या प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे उच्च या उच्चतम न्यायालय की शरण लेने का, ठीक। तो जवाब आपका कौन सा होगा? सेकेंड जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद आपका कितने में दिया गया है? 32 में दिया गया है। कितने में? 32 में आपका दिया गया है। अगला देख लो, यहाँ पर क्या कहता है, वाणिज्यिक अनाज कृषि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में प्रचलित है? सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश, शीतोष्ण घास के मैदान जैसे प्रेरी, स्टेपी, भूमध्य रेखीय घने वन, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो वाणिज्यिक अनाज खेती, कमर्शियल वाली एग्रीकल्चर जो फार्मिंग है ना, वो किन क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है? सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, मरुस्थल प्रदेश तो गलत हो जाएगा आपका, प्रेरी, स्टेपी और सघन जनसंख्या। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब पहला विकल्प हो जाएगा। तो जवाब आपका कौन सा होगा मेरे मित्र? पहला जवाब इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, पहला जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये वाला आपका मैंने ऊपर के क्वेश्चन में आपको बताया था, ये गहन निर्वाह कृषि से जुड़ा है। गहन निर्वाह कृषि से आपका ये वाला जुड़ा है, जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। ये गहन निर्वाह वाला हो गया। शीतोष्ण घास के मैदान, प्रेरी, स्टेपी, यहाँ पर वाणिज्यिक वाली की जाती है। कैसी? वाणिज्यिक वाली आपकी की जाती है। करेक्ट जवाब तो आपका सेकेंड हो जाएगा। भूमध्य रेखीय घने वन में खट्टे फल वाली खेती की जाती है, अंगूर, संतरा वगैरह, ठीक। तो जवाब कौन सा हुआ? अब जवाब आपका सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, करेक्ट बात। और वाणिज्यिक वाले मैदान आपके बड़े होते हैं, पता होगा आपको। आगे बात कर लेते हैं।
मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर को कौन प्रभावित करता है? केवल आ गया तो गलत हुआ। वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव, ढाल, तुंगत्ता, मूल, चट्टान। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। दूसरा जवाब यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला देख लो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट इस वाले क्वेश्चन को कर दूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कई लोग कंफ्यूज में रहते हैं और एग्जामिनर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ही क्वेश्चन बनाता है। फिर तो एग्जामिनर की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी जब वो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाएगा जिसमें लोग उलझ ना सकें, ठीक है ना। तो उलझाना ही काम उसका होता है। तो महायान बौद्ध धर्म की दो प्रमुख नई विशेषताएं। बुद्ध की मूर्तियों, प्रतिमाओं का निर्माण आरंभ होना, करेक्ट। बोधिसत्वों में आस्था और उनकी स्वतंत्र पूजा का प्रसार, ये दोनों बातें बिल्कुल नई विशेषताएं आपकी थी। करेक्ट जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना मेरे मित्र। दोनों जवाब हो जाएंगे। और इन क्वेश्चन से जुड़े अन्य कई प्रकार के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चन की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक बात है आपकी महायान। इस बात को आपको समझ लेना बहुत उपयोगी रहेगा, क्योंकि कंफ्यूजन आपका खत्म होगा। बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। ये कनिष्क के टाइम में हुआ था। किसके टाइम में हुआ था? यहाँ पर लिख देता हूँ, कनिष्क के टाइम में हुआ था। ठीक, बात क्लियर। इसकी दो विशेषताएं थी। पहली विशेषता, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें अधिकांश मथुरा और कुछ तक्षशिला में बनाई जाती थी। स्थान कौन सा था? मथुरा हो गया, तक्षशिला हो गया। वहां पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। पहली विशेषता ये हो गई। दूसरी, बोधिसत्व में आस्था आई। जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका था उनमें आस्था आई। ठीक, अब देखो, जब आपका महायान था ही नहीं, महायान से पहले क्या था? इससे पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति, कुछ संकेतक जैसे उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल का पेड़ हो गया की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। महायान से पहले की बात है। फिर बौद्ध धर्म का प्रसार होता श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। थेरवाद का आरंभिक रूप इन सभी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिला था। ठीक, बात हो गई क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछा जाता है। एक तो ऐसे पूछा जाता है, महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं में से किन कारणों से भिन्न था? सी और डी उत्तर है यहाँ पर, सी और डी। इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी, जैसे मथुरा हो गया, तक्षशिला हो गया। बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए थे, एकांतवास में नहीं। ठीक, और बुद्ध की उपस्थिति संकेत में नहीं दिखाई जाती थी, बल्कि अब प्रतिमाओं में दिखाई जाने लगी थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ऐसा पेपर में पूछा गया है, महायान बौद्ध धर्म के तहत बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी थी। पहले पीपल में इनको दिखाया जाता था। तीसरा क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं माना, उसने 5-6 और बनाए क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के बारे में। बौद्ध धर्म की शाखा में मूर्तियों और संकेतकों का उपयोग कर, संकेतक नहीं केवल मूर्ति होगा, इसलिए गलत है ये। ठीक, बौद्ध धर्म ने महायान संप्रदाय आने के साथ बोधिसत्व में विश्वास बढ़ा। केवल और केवल बी यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये बात मैंने क्लियर आपकी कर दी नोट्स की मदद से और उनके थ्योरी और पीवाईक्यू की सहायता से। आशा करता हूँ ये जानकारी बहुत बेहतरीन ढंग से आपके दिमाग में सेव हो रही होगी। अब मैं आगे की बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राज्य की बात की गई है तो भाई राज्य की कार्यपालिका का तो सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद होता है। सेकेंड जवाब करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है, रोपड़ कृषि के मुख्य उदाहरण कौन से हैं? चाय, कॉफी, रबर, केला, ये वाला हो जाएगा पहला विकल्प। ठीक है ना, ये रोपड़ कृषि आपका हो जाएगा। बाजरा, सरसों, चना, मटर, गेहूं, चावल, मक्का, ये रोपड़ में नहीं आता है। ठीक, करेक्ट जवाब आपका पहला विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता, वन आधारित फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्रीज के उत्पादों में शामिल है। वन आधारित उद्योग, कागज, लुगदी वनों से प्राप्त या वन से बनाई जाती है, वन की लकड़ी से बनाई जाती है। औषधि, रसायन भी वनों से प्राप्त होता है। फर्नीचर, भवन निर्माण, ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे आपके। ठीक, अगला देख लो,
संगमकालीन मूवेंदार व्यवस्था के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। मूवेंदार शब्द का अर्थ तीन मुखिया था, बात करेक्ट। तीनों मुखियाओं के पास अपने अपने दो दो सत्ता के केंद्र थे, एक तटीय था, एक अंदरूनी था। बिल्कुल सही बात है यार, ये दोनों बातें। ये मुखिया नियमित करों के बजाय लोगों से उपहारों की मांग किया करते थे, ठीक, उपहारों की मांग किया करते थे। तो जवाब कौन सा हो जाएगा? जवाब इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे, सभी आपके सही हो जाएंगे, ठीक। मूवेंदार का अर्थ तीन मुखिया था, और जबकि इस बार आपका पेपर एक हुआ था, एक पेपर में पूछा था सत्ता के तीन तीन केंद्र, यहाँ पर लिखा था तीन तीन केंद्र, तो वो वाला आपका कथन गलत हो गया था, जबकि दो दो केंद्र थे। मूवेंदार में हम बात कर लेते हैं तीन मुखिया कौन कौन से थे। एक तो चेर थे, चेर, दूसरे आपके चोल, तीसरे आपके पांड। चेर चोल पांड, लेकिन दो दो सत्ता के केंद्र इनके पास थे, ठीक। देख लेता हूं क्वेश्चन ढूंढ के आपको करा देता हूं किस प्रकार से अब की बार पेपर में पूछा गया था। पेपर में अब की बार इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, तमिल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत वाला आपको यहाँ पर बताना था। तो ऐसा था, मूवेंदार तमिल भाषा का शब्द जिसका अर्थ तीन मुखिया, यह शब्द शासन करने वाले तीन परिवारों के मुखियाओं के लिए प्रयुक्त था, बात करेक्ट है। शासन करने वाले तीन परिवार चोल, चेर, पांड्य, करेक्ट। तीन मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के तीन केंद्र थे, तीन नहीं दो दो थे, कितने? दो दो थे, इसलिए आपकी ये बात गलत थी। संगम कविताएं मूवेंदार का उल्लेख करती हैं, करेक्ट। और यहाँ पर गलत ही आपसे पूछा था, तो गलत कौन सा हुआ? सेकेंड जवाब आपका यहाँ पर ये थर्ड वाला जवाब आपका गलत हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा था। और एक ऐसा भी पूछा जाता है, एक तमिल शब्द जो तीन राजवंशों चोला, चेरा, पांड्या के प्रमुखों के लिए प्रयोग होता था, वो शब्द कौन था? मूवेंदार शब्द था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे ये वाला, संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को मूवेंदार कहा गया? चोल, चेर, पांड्यों को कहा गया, ठीक। ये मैंने आपको करा दिया, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। संगम साहित्य की रचना संकलन किस नगर के सम्मेलन में की गई थी? मदुरई में की गई थी। बात क्लियर हो गई है, मैंने सब कुछ यहाँ पर आपको बता दिया है। नोट्स आप लोग ले सकते हैं कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके रिवीजन करने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भारतीय संविधान के तहत समानता के अधिकार को स्थापित करने वाले प्रमुख प्रावधान। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान, अनुच्छेद 14। अप्रसता छुआछूत का पूर्ण उन्मूलन 17 में। दुकानों, होटलों, सार्वजनिक कुओं, तालाबों तक सभी की निर्बाध पहुंच, अनुच्छेद 15, करेक्ट। तीनों बातें आपकी करेक्ट यहाँ पर हो जाएंगी, जो कि समानता के अधिकार को स्थापित करने के प्रमुख प्रावधान हो जाएंगे। अगला देख लो, यहाँ पर कहता है, पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल लिथोस्फेयर बोलते हैं। ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है तथा मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। लेटेस्ट पेपर का PYQ क्वेश्चन दोनों यहाँ पर करेक्ट आपके हो जाएंगे। अगला, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंस का अर्थ क्या है? सरकार के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका द्वारा एक दूसरे की शक्तियों पर अंकुश और संतुलन बनाए रखना आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है, एक प्रकार कृषि दी गई है, दूसरी तरफ उनका वितरण दिया गया है। तो सेरीकल्चर क्या होगा? रेशम के कीटों का पालन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन। विटीकल्चर अंगूर की खेती। हॉर्टिकल्चर फल फूल सब्जियां उगाना आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला देख लो, यहाँ पर क्या कहता है, आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप दाब के कारण कायांतरित शैलों में बदल सकते हैं। सही बात है। कारण क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक ताप और दाब विद्यमान रहता है। दोनों बातें करेक्ट हो जाएंगी। पहला जवाब इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर किन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? लघु आकार, बृहद आकार। देखो, कच्चे माल कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित, वन आधारित में किया जा सकता है। जैसे कृषि आधारित बहुत सारा कच्चा माल होता है, जैसे कपास आपका हो गया, कपास से फिर सूती वस्त्र बनेगा, कच्चा माल। खनिज में बहुत सारा कच्चा माल। अगला देखो, यहाँ पर क्या कहता है, पर्यावरण के संदर्भ में मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है।
प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच एक सही संतुलन होना आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। दोनों कथन ए और बी सही है और परस्पर संबंधित है। क्या ये बात आपकी करेक्ट है? जी हाँ, थर्ड बात आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, हथकरघा किस श्रेणी के उद्योग हैं? हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, टोकरी बनाना, ये कुटीर या लघु घरेलू उद्योग की श्रेणी में आपके आते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय, बायोटिक एवं अजीवीय, एबायोटिक दोनों परिस्थितियां मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ये मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण प्रबंधन, जैव मंडल, मानव निर्मित पर्यावरण। जैव मंडल में क्या होता है? यहाँ पर हवा भी होता है, हवा, पानी और स्थल। हवा, पानी, स्थल के संकीर्ण क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जैव मंडल बोलते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण जैव और अजैव मिलकर के बनाता है। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है 94 नंबर का, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। समानता को एक वास्तविकता बनाने के लिए जनता के निरंतर संघर्ष और सरकार के सकारात्मक कदम दोनों आवश्यक हैं। बात सही है। केवल कागजी कानून के निर्माण से समाज स्वतः ही पूर्ण समानता स्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए संघर्ष और सरकार के सकारात्मक कदम दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। तभी कानून सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रह पाएगा। कागजी कानून बेकार है। केवल कागजी कानून के निर्माण में संघर्ष और सकारात्मक कदम की बात यहाँ पर की गई है। पहला विकल्प राइट जवाब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण की समय अवधि और उसकी मोटाई को सबसे अधिक गति प्रदान करता है? जैविक अपक्षय और समयावधि। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग की प्रमुख विशेषता क्या है? मिक्स का मतलब जिसमें सारी खेती कर ली जाए, जिसमें भूमि का उपयोग भोजन वाली फसल उगाना, चारे की फसल उगाना, साथ में पशुधन पालन दोनों के लिए करना मिश्रित कृषि की विशेषता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर के उद्योगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन कल्याण, आधारभूत ढांचे का विकास, सामाजिक आर्थिक संतुलन स्थापित करना उद्देश्य है। नेक्स्ट, रेशम मार्ग, सिल्क रूट पर भारतीय उपमहाद्वीप के किस बंदरगाह से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिमी रोमन साम्राज्य तक भेजा जाता था? सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित पतन, बारबेरिकम या भड़ौच क्षेत्र से भेजा जाता था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की अवधारणा में मुख्य क्या परिवर्तन आया? तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे एकांत में रहने के बजाय सांसारिक परिवेश में रहकर अन्य लोगों को शिक्षा और सहायता देने लगे थे। ये थे आपके बोधिसत्व की अवधारणा। ठीक, सेकेंड जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ का वास्तविक अर्थ क्या है? देश का कानून सर्वोच्च है और देश के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के कानून के समझ समान है, उसी विधि के अधीन है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके होते हैं पूरे। 100 क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे मैंने जुड़े हुए क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू कराए और थ्योरी भी कराई, बहुत सारे आपके यहाँ पर हो चुके हैं। जिन भी मित्रों को नोट्स चाहिए, एक तो कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएगा, प्लस पूछे गए पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको कंप्लीट मिल जाएगा। सिर्फ करना क्या है, 9696400597 इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना है या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना है। तुरंत आपको नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 299 ऑफर में प्राइस मैंने रखा है ना। जितने भी मित्र इतना प्राइस नहीं चुका सकते तो कम भी कर दिया जाएगा, लेकिन मैसेज तो आप लोग कर ही लेना एक बार।